फंक्शनल मॉडलिंग की लास्ट क्लास क्लास 12 का, जिसमें अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें कि हमने लास्ट क्लास में अब तक क्या कवर किया है, तो लास्ट क्लास में हमने एक थ्री स्टेटमेंट मॉडल देखा था कि किस तरह एक हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक थ्री स्टेटमेंट मॉडल डेवलप कर सकते हैं, जिसमें बैलेंस शीट, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट एंड देन कैश फ्लो। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि किस तरह हम डिफरेंट अजम्पशंस को सेट कर सकते हैं अपने मॉडल में। उन अजम्पशंस की बेस क्या होगी, अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन है, कोई हिस्टोरिकल डाटा है, तो उसको किस तरह एनालाइज करके हम अपने फोरकास्टेड पीरियड को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने इन अजम्पशन में देखा था कि रेवेन्यू की अजम्पशन किस तरह हो सकती है, ग्रोथ की अजम्पशन किस तरह हो सकती है। अगर क्वांटिटेटिव ग्रोथ ले रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि कैसे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोडक्ट कैपेसिटी हमारी या टोटल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए ओवर द पीरियड। ये देखना है कि किस तरह हमने अपने अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसको कैसे इंक्लूड करना है बिजनेस में, प्लांट वगैरह में अगर कोई एक्सपेक्शन एक्सपेंशन है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमने देखा था कि इसको हम किस तरह लेके चल सकते हैं। अबिटा देखा था। एंड देन हम बैलेंस शीट में गो थ्रू किया था कि बैलेंस शीट में किस तरह हम अपने जो नॉन करंट या करंट एसेट हैं, कैश रिसीवेबल या इन्वेंट्रीज, इनको डिफरेंट अजम्पशन के बेस पे फोरकास्ट या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने अगेन एग्जेक्टिव समरी में डिफरेंट चार्ट्स थे कि इसको पहले ही हम इसे पहले सीख चुके थे कि किस तरह हम डैशबोर्ड में डिफरेंट चार्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। और इस थ्री स्टेटमेंट मॉडल में हमने ओवरव्यू लिया था कि किस तरह इन ग्राफ्स को बनाया जा सकता है। देन अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी लिंक्स हो रही थी डिफरेंट शीट्स के साथ, हमने कलर स्कीम देखी थी कि किस तरह डिफरेंट कलर फाइनेंशियल मॉडल में क्या इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। काइंडली एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरे आपको मेरी दूसरी स्क्रीन शो हो रही है जिसमें एबीसी लिमिटेड या करेंसी पी क्या लिखा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि एक कंपनी का कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर सबसे पहले हम ये देख लें कि कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करना क्या जरूरत आ सकती है, अगर हम किसी कॉर्पोरेट कल्चर में बैठे या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में बैठे हैं, तो उसमें हमें कंपनी की वैल्यूएशन की क्यों जरूरत हो सकती है। जो सबसे एक इमीडिएट चीज माइंड में आती है वैल्यूएशन में, वो ये आती है कि अगर हम कंपनी को बाय या सेल कर रहे हैं, उस वक्त हमें वैल्यूएशन की नीड हो सकती है। उसके बाद जो चीज हो सकती है वो हो सकती है कि अगर आप बैंक्स के साथ कोई अरेंजमेंट्स में जा रहे हैं, तो बैंक आपको कह सकते हैं कि आप अपनी टोटल इंटरप्राइज वैल्यू या कंपनी वैल्यू बताएं कि एट द गिवन डेट आपकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इस तरह कोई हम शेयर्स वगैरह, अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, शेयर्स वगैरह इशू करना चाह रहे हैं, तो देन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इवन आप ये देखना चाह रहे हैं कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि आप किस तरह फंड्स, आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है या व्यय का आपका क्या है, तो उस वक्त आप वैल्यूएशन भी कर सकते हैं और व्यय की कैलकुलेशंस को भी देख सकते हैं। मेनली जो चीज ये यूज हो रहा होता है वैल्यूएशन की असाइनमेंट जो ज्यादातर हो रही होती है वो मर्जर वगैरह की असाइनमेंट्स होती हैं, या अगर ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखें तो फोरकास्टिंग और देन वैल्यूएशन की बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि आप मुझे, मैंने बैंक से लोन लेना है लेकिन बैंक मुझे कह रहा है कि आप मुझे एग्जिस्टिंग अपनी मार्केट या एंटरप्राइज वैल्यू बता दें। लेट्स इसे हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है कैश फ्लो। हम बैक को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, जस्ट उनका गो थ्रू। इसमें अगर देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये अगेन लिंक है हमारी प्रोजेक्शंस वाली शीट से। ये एज इट इज ही हमारी थ्री स्टेटमेंट मॉडल जिस तरह हमने बनाया हुआ था, ये एक और ही उस तरह का आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें ही मैंने आप इसकी थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि assumptions की शीट एक ही कंबाइन ही करती है। अगेन सेम ही है कि रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द पीरियड हमारी लास्ट 5 ईयर में क्या थी और आगे हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो 2026 का डाटा है ये ब्लैक है। उसकी रीजन ये है कि ये डाटा हमें मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैनेजमेंट के पास जो
अपकमिंग ईयर होता है उसका फोरकास्टेड डाटा होता है, या बाजू का ये हो जाता है कि हमने कोई जो हमारा कंटिन्यूस ईयर होता है या जो पहला फोरकास्टिंग का पीरियड होता है उसके 2 3 4 मंथ गुजर चुके होते हैं, तो उन 2 2 3 मंथ्स की बेस पे हम अगला अपना फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन ब्लैक में है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आप नेक्स्ट टाइम तो हमारे पास हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 1% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। अगेन ये डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन, और आप अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड को भी देख सकते हैं। अगर मैं हिस्टोरिकल देखूं तो ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर में मेरे पास 1% नेगेटिव ग्रोथ है। तो इस चीज को मैं माइंड में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर में अगर मैं 2026 को एक्सक्लूड कर दूं तो मेरी 1% रेवेन्यू की ग्रोथ होगी। अगर इस तरह क्वांटिटेटिव की ग्रोथ देखूं, ये सॉरी क्वांटिटेटिव की ग्रोथ, इसमें एक और चीज है कि मेरे पास जो टोटल क्वांटिटेटिव की ग्रोथ थी वो लास्ट 5 ईयर में सबसे हाईएस्ट 1.2 मिलियन थी। और अगर मैं अपने अपकमिंग ईयर्स में देखूं तो मेरे पास 1.5 मिलियन 1.5 के राउंड अबाउट ही रह रही है। अब इस केस में अगेन वो चीज कि हमें अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी कंसीडर करना है कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट बी की देखूं तो अगेन अगर मैं लास्ट 5 ईयर का एवरेज लूं तो 9% का डिक्लाइन है, और फ्यूचर ईयर में हम कोई 34% का नेक्स्ट कमिंग ईयर में, और अगेन 1% पे हम स्टेगनेट कर रहे हैं। ओवर एट द एंड ऑफ लास्ट फोरकास्टेड 5 ईयर हमारे पास 8% की एवरेज ग्रोथ होगी। ये कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं। इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये हम मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में अराउंड अबाउट 28% रहा है, और हम भी यही कर रहे हैं 28%, 29 एंड 30 के राउंड अबाउट ही हमारा प्रॉफिट रहेगा, एवरेज प्रॉफिट। देन एक्सपेंसेस हैं, तो एडमिन एक्सपेंस नॉर्मली एक फिक्स नेचर का एक्सपेंस है, तो इसमें हम एक इंक्रीमेंटल चेंज लेते हैं कि 7% ऑन एन एवरेज चेंज होगा। इस तरह सेलिंग एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल, अब ये देखिए ये सेलिंग एक्सपेंस नॉर्मली हमारे सेल्स के साथ लिंक होते हैं, वेरिएबल हैं तो हमने इसे डायरेक्ट सेल के साथ ही लिंक किया हुआ है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं वो 4% होते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू का। और अगर फोरकास्टेड पीरियड में हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि 2.2% हमारा कमिंग ईयर में है, और उसके बाद 3.5, इट मीन्स के राउंड अबाउट 4%, और इसके राउंड अबाउट ही रहने वाला है। अब ये चीज अगर ये देखें ना हिस्टोरिकल डाटा को, आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा लास्ट 5 ईयर में मैंने मैक्सिमम कितना ग्रोथ या कितने मेरे सेलिंग एक्सपेंस थे, वो 6.1 थे। तो मतलब ये एक मेरा मैक्सिमम थ्रेश होल्ड है कि मेरा जो सेलिंग एक्सपेंस है वो 6.1 से तो कभी भी नहीं जा सकते ऊपर। हाँ, और जो मिनिमम है वो मैं कह सकता हूँ 2.3। तो ये मेरी एक अपर एक लिमिट लग गई और एक लोअर लिमिट लग गई कि इसके दरमियान ही मेरे सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगेन अगेन फाइनेंशियल चार्जेस को प्रोजेक्ट करने का एक और तरीका कि आपका जो फुल आपके पास जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है उसका आप एक एवरेज ले लें। इट मीन्स कि आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास एक एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करें आप अपने जो करंट रेट है जो आपका, जैसे पाकिस्तान में काइबर है या फिर आप इंटरनेशनली देखें तो लाइबर वगैरह चल रहा होता है, उसमें अब हम ये कह रहे हैं कि अपकमिंग ईयर में हमारे पास 12% होगा, मेंटेन होगा 12 15 और 10%। तो ये इस तरह वर्कआउट कर रहे थे। फिक्स एसेट एडिशन इन फिक्स एसेट, अगेन ये फिगर ऐसी है कि जो हमें मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करती है कि हमारा अपकमिंग ईयर्स में या क्या हमारी फोरकास्ट है, हम कितना ओवरऑल इन्वेस्ट कर रहे होंगे फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल, अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं हिस्टोरिकली तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो सबसे ज्यादा डेटर्स डेज थे वो थे मेरे पास 2021 में, कितने 148। इट मीन्स कि ये मेरी अपर मैक्सिमम लिमिट है। बाज़ औक़ात ये डेटर डेज को ना कैलकुलेट करते वक्त एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि जो हमारे पास, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस पे बेस कर रहे होते हैं, और अगर क्लोजिंग बैलेंस में बाज़ औक़ात कोई एक दो कस्टमर ऐसा होता है जो जिसका बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, और ये एक अनोमली होती है कि बाद में अगर किसी मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड में पे ऑफ हो रहा है या रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, तो फिर इस केस में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे डेटर को एक्सक्लूड करके अगेन हमें डेटर डेज कैलकुलेट करने चाहिए फोरकास्टेड पीरियड के लिए। अगेन ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर मेरे पास 95 डेज थे डेटर्स कलेक्शन के, और मैं फोरकास्टेड में कह रहा हूँ 35 81 और देन 72। अच्छा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बैंक्स ना जब आपको लोन दे रहे होते हैं तो वो इन चीजों को बड़ा क्रिटिकली देख रहे होते हैं, डेटर्स डेज, क्रेडिटर्स डेज और इन्वेंट्री डेज। और नॉर्मली इन्वेंट्री डेज तो उस वक्त भी कर रहे होते हैं कि जब आप एज अ कोलेटरल अपनी इन्वेंट्री बैंक को दे रहे होते हैं, तो वो उनकी एक मिनिमम थ्रेश होल्ड होता है कि आप इन्वेंट्री इतने डेज की तो हर वक्त होनी ही चाहिए। एक्रूड मार्कअप, देन एक्रूड मार्कअप भी आपके परसेंटेज है
आपकी मार्कअप की फिनांस कॉस्ट की। सेल टैक्स रिफंडेबल ये अब पाकिस्तान में इस तरह कम ही होता है, चाहे सिवाय एक्सपोर्ट के केस में। एडवांस टैक्स ये भी अगेन आप एक परसेंटेज ले सकते हैं। अच्छा, जो भी चीज, जो भी फिगर्स को ना आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी आप ये देखें कि उसकी वो फिगर ड्राइव किससे हो रही है, उसकी मतलब मेन ड्राइवर कौन सा है। जो मेन ड्राइवर है, अगर आप उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे तो आपको ना उस परसेंटेज अप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अगेन सेल्स, अब ये सारी फिगर्स ही हमारी assumptions की बेस पे कैलकुलेट हो रही है, इसमें कुछ वो एक्स्ट्रा या डिफरेंट नहीं है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज न्यू क्वेश्चन। 4% कैसे अज्यूम किया है? 34%। होपफुली क्या आप इस 34% की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फिनांस का परसेंटेज ऑफ सेल की, इन सेल्स? ओके। ये देखे ना, ये 34% अजम्पशन नहीं है, 34% एक्चुअल नंबर है। अब ये हमें मैनेजमेंट बता रही है कि 49,200 यूनिट हम प्रोडक्ट बी के सेल करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये हुआ इस तरह होगा कि जैसे हमने 2026 पे वर्किंग की होगी ना, अब अगर हम देखें तो 2026 के कोई 3 to 4 मंथ लैप्स कर चुके हैं। अब हमने देखा होगा कि अच्छा 3 मंथ में या 2 मंथ में इतनी सेल है, तो मैंने किया होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 या मल्टीप्लाइड बाय 12 करके ओवर द पीरियड एक सेल निकाल ली होगी। अब उन 2 मंथ्स को बेस बना के मैंने अपने अगले 8 मंथ कैलकुलेट किए हैं या फोरकास्ट किए, क्योंकि अब मेरे पास ना 2 to 3 मंथ्स का एक्चुअल डाटा है। तो अब उसके केस में, इस केस में मैं एक वो ब्लाइंड फोरकास्टिंग नहीं कर सकता, जो मेरे पास एक्चुअल डाटा है उसको बेस बना के अगले पूरे साल की फोरकास्टिंग कर सकता हूँ। तो इस केस में मैंने 49,200 एक्चुअल लिए। एक्चुअल मीन्स कि मैंने टू टू मंथ जो एक्चुअल थे उनको बेस बना के अगले 12 मंथ कैलकुलेट कर लिए, 12 मंथ या 10 मंथ। तो उसको फिर मैंने डिफरेंस देखा लास्ट ईयर से, तो मेरे पास 34% का इंक्रीज था। होपफुली कि आपका क्वेश्चन क्लियर अच्छा अली भाई, ये जो मॉडल आप अच्छा अली भाई, मैं पूछ रहा हूँ ये मॉडल जो आप बता रहे हैं, वैसे तो हमने सारा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पहले हमने थोड़ा बेसिक था, अब ये बेसिकली एक एडवांस लेवल का मॉडल है, और ये सारी एजम्पशन वगैरह जो है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। माजिद, ऐसे ही है बिल्कुल। हम पहले ये कुछ अजम्पशन या कुछ हमने बिल्कुल, ये वही चीज है, जस्ट एक रिपीटेशन है कि मैं चाह रहा था कि एक बेस बिल्ड हो जाए हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कुछ अजम्पशंस के कैलकुलेट करने के वेज डिफरेंट है। जैसे मैं अभी ये देख रहा था कि हमारे पास ना फिक्स एसेट की आ रही थी अजम्पशन, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन वगैरह। हाँ, ये डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन अगर रिड्यूसिंग, लास्ट क्लास में हमने एक वर्बली डिस्कस किया था कि हम ना ये देख लें कि हमारे पास जो फिक्स एसेट का बैलेंस है, ओपनिंग है, उसकी हम एक सर्टेन परसेंटेज, अगर हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसको ले लें। अब ये हमें बता रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हमारे फिक्स एसेट की ओपनिंग की इतनी परसेंटेज आ रही है लास्ट 5 ईयर में, 1.5, 1.57 और मैक्सिमम 1.7 है। तो अगर मैं अपने फोरकास्टेड पीरियड में देखूं तो ये आपको यही यही ट्रेंड बता रहा है। ऑन एन एवरेज मेरा 2% है, नेक्स्ट कमिंग ईयर में 2.7% है, देन 1.4, 1.3, 1.2। ये अगेन अजम्पशन है कि ये अजम्पशन, और अजम्पशंस को कैलकुलेट करने की बेसिस क्या है। कल को अगर कोई मुझसे पूछता है, डेफिनेटली अगर बैंक को आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देंगे या किसी इन्वेस्टर को, या कोई मर्जर या एक्विजिशन की असाइनमेंट है, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने ये फिगर कैसे ड्राइव की। ऐसे नहीं होता। बल्कि एक, मैं अगर अपना एक बताऊं कि हम एक किसी कंपनी में ना काम कर रहे थे, तो उसमें एक डॉक्टर्स थे, तो वो डॉक्टर्स हमें बता रहे थे कि यार हम अगले साल ये 1 मिलियन की सेल्स कर देंगे।
2 मिलियन की, 3 मिलियन की, और हमने एज इट इज ही नंबर, उस वक्त शायद उतने ट्रेंड नहीं थे, एज इट इज ही नंबर लेकर आ गए थे। जब हम सीएफओ के पास पहुंचे तो उसने भाई, उनका पहला क्वेश्चन ही यही था कि इन नंबर्स की बेसिस क्या है। तो हमने कहा कि हमें एक टेक्निकल पर्सन ने बताया कि हम इतनी सेल्स करें। नहीं, उनका अगला क्वेश्चन ये था कि आप ये बताएं कि अगर वो 2 मिलियन की सेल्स कह रहे हैं तो वो नंबर ऑफ कितनी फार्मेसीज को विजिट करेंगे, कितने डॉक्टर्स को विजिट करेंगे, कितने डॉक्टर्स को अगर विजिट करें तो उनकी सक्सेस रेशियो क्या है। मतलब अगर वो 10 डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बिजनेस देंगे, 5% है, 10% है। तो ये एक अजम्पशन होती है, और ये कोशिश करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन करे तो हम फौरन प्रूव कर सकें कि ये चीज। जी, तो अब आते हैं कि हम इसको किस तरह अपनी उसमें यूज कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में। अगेन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमारे कैश फ्लो से ही ड्राइव हो रही है फिगर। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मींस कि जस्ट ऑपरेशन से ही जो कैश ड्राइव हो रहा है, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस ने ऑपरेशन से ही अपना वैल्यू ड्राइव करनी होती है। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक वन टाइम एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप हमने वैल्यूएशन करनी है या डीसीएफ थ्रू करनी है तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को यूज करना है। देन टैक्स पेड की फिगर है जो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन ये कंटिन्यूस है तो इसको हमने अगेन इसमें इंक्लूड किया है। रिप्लेसमेंट ऑफ कैपेक्स मींस कि हमारी फिक्स एसेट में कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, इन दो तीन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे अपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो में। अब ये एक प्रैक्टिस इस तरह की है कि ये, अब ये नहीं मैं कह सकता कि ये क्यों इंक्लूड हो रही है या क्यों नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रैक्टिस है और ये ऐसे ही कंटिन्यू है। अब इसमें सबसे जो टेक्निकल चीज होती है वो है टर्मिनल वैल्यू की ग्रोथ, कि आप टर्मिनल वैल्यू को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम ये देखें टर्मिनल वैल्यू है क्या चीज, क्यों, कैसे ये ड्राइव होती है और इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली टर्मिनल वैल्यू उस वैल्यू को हम कह रहे होते हैं कि जो हमारे फोरकास्टेड पीरियड के बाद जो बिजनेस के कैश फ्लोज होते हैं वो कितने होंगे। इट मीन्स कि अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2029 तक तो हमारे पास फोरकास्टेड ये है, लेकिन अगर 2029 से बिजनेस आगे रन करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या कैश फ्लोज होंगे। उसके बाद 2029 से ऑनवर्ड 2030 या जब तक भी बिजनेस चलेगा वो कितने कैश फ्लोज को जनरेट कर रहा होगा। अब ये किसी भी कैश फ्लो की फोरकास्टिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है, क्योंकि अगर आप यही देख लेना, हमारे पास जो लास्ट ईयर के आ रहे हैं 251 आ रहे हैं, 251 लाख आ रहे हैं, 251,000, 100,000 आ रहा है, लेकिन सिर्फ टर्मिनल वैल्यू की फिगर देखें तो वो 3.9 मिलियन है। तो ये जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे ये सबसे एक इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड फिगर्स होगी, और इसकी बेस पे ही आपको वैल्यूएशन का 60 to 70% डिपेंड कर रहा होगा। टर्मिनल वैल्यू को हम किस तरह ले सकते हैं। अब टर्मिनल वैल्यू के डिफरेंट मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। एक तो ये है कि आप अपना जो कैश फ्लो आ रहा है लास्ट ईयर का उसे फोरकास्ट कर ले अब फ्यूचर के लिए, और एक ये है कि आप अपने नेट एसेट में चेंजेस को कैलकुलेट कर ले, नेट एसेट में कितना आपका चेंज आ रहा है। और ये वेटेड एवरेज रेट रेट आप किस तरह लेना है ये भी अगेन डिफरेंट वेज है। अब मैंने ये कंसीडर किया हुआ है कि 3.65 जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के जो ओवरऑल एक इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं कि वो कितनी होगी। अब वो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले जो हिस्टोरिकल डाटा है, अगर मैं 2012 से 2024 तक देखूँ तो वो 3.65% ओवरऑल इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ है। उसको बेस बना के मैंने अपनी, अगर जीडीपी 3.65% से ग्रो कर रही है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी भी 3.65 से ही ग्रो करेगी। अब इसके लिए ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि ये डाटा आपने किस तरह लेना है। अब मैंने ये लिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया हुआ है, और अगेन ये ट्रेडिंग इकोनॉमीज एक वेबसाइट है उससे लिया हुआ है। अगेन, अगर आप जीडीपी ग्रोथ को नहीं लेना चाहते आप कुछ और भी देख सकते हैं, आप अपनी अपनी कंपनी का हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि क्या हिस्टोरिकली ग्रोथ कर रहे हैं कंपनी। लेकिन हिस्टोरिकल ग्रोथ का अगेन अगर आप अपनी कंपनी का देखेंगे तो वो डिफरेंट ही होगा, मीन्स कि वो हो सकता है आप इन फ्यूचर आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेंशन करते हैं तो वो उस तरह कैटर ना हो। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कि फूड या बेवरेजेस वगैरह में यूज कर रहा हूँ, अब फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री डिफरेंट उस पे बेस कर रही होगी, इकोनॉमिक फैक्टर पे बेस कर रही होगी, ओवरऑल अगर आप देखें कि लोगों के परचेजिंग पावर पे बेस कर रही होगी, इन्फ्लेशन फैक्टर पे बेस कर रही होगी, और ये सब फैक्टर मिलके आपकी जीडीपी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो वो जीडीपी ग्रोथ को इसलिए हम इसको include अपने एनालिसिस या टर्मिनल वैल्यू की ग्रोथ फैक्टर में लेते हैं। जी, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।
अली भाई, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बताते हैं आप? रिप्लेसमेंट कैपेक्स माइनस। जी, रिप्लेसमेंट कैपेक्स मींस के जो हम अपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उसमें हम कितने मतलब स्पेंडिंग कर रहे होंगे, कितने कितने कितनी हम इन्वेस्टमेंट या कितना कैपिटल हमारा जो फिक्स एसेट में स्टॉक हो रहा होगा उसको हमने इसमें इंक्लूड किया। क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने की जो एक सेंस मुझे अंडरस्टैंड होती है वो ये है कि जो आपकी फिक्स एसेट का एडिशन होता है वो डेफिनेटली आपकी ना प्लांट की एक्सपेंशन है या प्लांट की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली आपके फिर ओवर द पीरियड बिजनेस के कैश फ्लो भी बेहतर होते हैं या इंक्रीज होते हैं। अब इससे आगे मूव करने के लिए सबसे पहले हम देख लें कि वैक वैक को किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वैक के मीनिंग्स पे जाएं तो वैक हमारे पास एक रिटर्न है, किसका? इन्वेस्टर का, और जो हमारा फिनांस प्रोवाइडर होता है उसका। ये कितना मिनिमम रिटर्न होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। टर्मिनल वैल्यू ऑफ, रिपीट कर दें जी। टर्मिनल, अच्छा, टर्मिनल वैल्यू की सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें तो टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू है जो बिजनेस के बियॉन्ड फोरकास्टेड पीरियड कैश फ्लोज है, कि अगर फोरकास्टेड पीरियड के बाद बिजनेस जब तक चलेगा उसके कितने कैश फ्लोज होंगे। इसको फोरकास्ट कैसे करना है, इसके लिए आप डिफरेंट, आप नेट एसेट को बेस बना सकते हैं, आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बेस बना सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी एक सूटेबल आप अपने कैश फ्लोज के जो चेंजेस हैं उसको बेस बना सकते हैं। अब मैंने अपने नेट एसेट को बेस बनाया, मीन्स के इक्विटी या टोटल एसेट में से अगर लायबिलिटीज को लेस करूं, जो हमारे एसेट हैं उनको बेस कर रहा हूँ। अब मैं इसमें रेट क्या ग्रोथ फैक्टर किस तरह लिया हुआ है, अब इस ग्रोथ फैक्टर को मैंने जीडीपी की बेस पे ले रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितना वो लास्ट 5 to 10 ईयर में मेरा ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ हुई है उसी ही ग्रोथ फैक्टर से मेरा जो कंपनी की ग्रोथ है अलाइन होगी। होपफुली आप अंडरस्टैंड पॉइंट्स कर। जी, तो हम वैक को डिस्कस कर रहे थे कि वैक, अब वैक एक रिटर्न है इन्वेस्टर का और जो हमारा फिनांस प्रोवाइडर है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉम्बिनेशन है हमारे डिफरेंट, एक तो इक्विटी का और दूसरा हमारा डेट का। अब इसमें अगर हम देखें तो एक तो मार्केट वैल्यू आ रही है इक्विटी की। अब ये सिंपल ये है कि मेरे जो इशूड शेयर कैपिटल है उसको मैंने मार्केट रिटर्न से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मार्केट रिटर्न के ये हमारे पास। अब ये डाटा, अब ये कंपनी का ऐसा डाटा है जो मतलब मीन्स के शेयर्स का डाटा है। हर हर दिन कंपनी की क्या शेयर प्राइस थी, अगर ये देखें तो 30 जून 25 पे ये कंपनी की शेयर प्राइस 8745 थी, और देन इसमें रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो रहा है, लास्ट डे की जो हमारे पास आ रही है, करंट डे डिवाइड बाय लास्ट डे माइनस वन, मीन के जो उसका रिटर्न फैक्टर है कि कितना हर शेयर पे हमें रिटर्न एक दिन में कितना रिटर्न आया उसको लिया है, और उसको देन पेयर किया पीएसएक्स पे। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जैसे ही हम बीटा कैलकुलेशन। ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हमने मार्केट रिटर्न मींस के मार्केट शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास एक मार्केट वैल्यू आ गई है। और डेट को, अब डेट ये कंपनी का वो डेट है जो नॉर्मली कंपनी की बैलेंस शीट पे आ रहा होता है कि कंपनी ने कितना डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। अब ये एक कंपनी का है कि इसमें ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उन पे मार्कअप क्या है, और उसका वेट, वेट मीन्स के उस फिनांस का ओवरऑल डेट में कितना है, मीन्स के जो अलाइड बैंक से हमने लोन लिया है वो टोटल लोन का कितने परसेंट है, देन कॉस्ट ऑफ डेट, वेट मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप रेट, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। इस तरह बैंक ऑफ पंजाब का भी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह कैलकुलेट किया हुआ है। ओवरऑल अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट देखें तो 18.76 है, जो हमारे पास 18.76। और अब अगर हम आए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या बन रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए अब इसमें हमारे पास डिफरेंट फार्मूला यूज होता है कि रिस्क फ्री रेट। अब रिस्क फ्री रेट के लिए हमारा
ये ऐसा रेट है कि अब अगर मैं इसके कंसेप्ट पे जाऊं तो रिस्क फ्री रेट वो रेट है जो बैंक, स्टेट बैंक अपने बैंक्स को, मींस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किस किस रेट पे लोन दे रहा है। तो वो 15.28 ये भी एट गिवन डेट आपने सिंपल स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो जो उसका की लैंडर होगा उस कंट्री का, उसकी आप उसका जो रेट होगा उसको आप कंसीडर कर लेंगे। मार्केट रिटर्न मींस के ओवरऑल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उस पे क्या रिटर्न आया ओवर द पीरियड। अब ये मैं देखूं तो ये मैंने आई थिंक लास्ट शायद 3 ईयर्स का लिया हुआ है। जी। अब ये लास्ट 2 3 ईयर्स का है कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 3 ईयर्स में कितना ओवरऑल इंक्रीज आया है, पीएसएक्स में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में कितना इंक्रीज आया है। तो उसको हमने लिया हुआ है अपने मार्केट रिटर्न में। और देन हमारे पास बीटा फैक्टर के लिए हमने फार्मूला यूज किया हुआ है कोवेरियंस का। अब ये बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है जो कि एक्सेल में अवेलेबल है, ये अगर आप देखेंगे ये टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसमें कोवेरियंस का हमने फार्मूला यूज किया और देन उसे डिवाइड किया वेरियंस से। अगर कोवेरियंस किस तरह लिया है कि कोवेरियंस ऑफ कंपनी ए, देन कोवेरियंस ऑफ ओवरऑल मार्केट, देन डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ द मार्केट। इसके साथ हमारे पास एक बीटा फैक्टर आ जाएगा कि अब बीटा फैक्टर मीन्स कि मैं अब बीटा के अगर इंटरप्रिटेशन में जाए तो इट इट मीन्स के मैयर ऑफ रिस्क, एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर है, कितनी वॉलेटाइल हो सकती है उसमें इन्वेस्टमेंट, या उसका रिटर्न कितना वॉलेटाइल हो सकता है। इसी तरह जी, बीटा मीन्स के एक कंपनी का स्टॉक कितना सेंसिटिव है टू मार्केट। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल 10% का इंक्रीज आता है तो क्या हमारी कंपनी के भी शेयर्स में 10% का इंक्रीज आएगा, या अगर मार्केट में 10% का इंक्रीज आता है तो क्या हमारी कंपनी में 5% का डिक्रीज तो नहीं आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा हमारा जो स्टॉक है वो ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंगली कंपैरेटिवली रिलेटिवली कितना सेंसिटिव है या कितनी उसमें वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। ये अगेन स्लॉप, ये जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जस्ट चेक करने के लिए कि हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड देन हमने इसको यूज करके एक ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड किया, कैलकुलेट किया। देन अगर हम वापस आए अपनी मेन शीट पे, वैल्यू ऑफ कंपनी। अब अगर ये देखें तो मैंने ना 3 डिफरेंट रेट्स लिए हैं। अब मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि अगर मेरे पास ये जो मेरा कैलकुलेटेड वैक है तो मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे। और ऑप्शन 2 में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे एक्सपेक्टेशन से 1% इंक्रीज हो जाए वैक तो मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे। और मेरी अगर एक्सपेक्टेशन से 2% डिक्रीज हो जाए वैक तो मेरी क्या रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अली भाई, काइंडली थोड़ा बताते हैं आपके जो आपने ये वैल्यू ली है, जैसे मार्केट वैल्यू, डेट की वैल्यू। अब देखें ना, हमने फोरकास्ट तो 5 6 सालों पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के ली है? जो वैक की कैलकुलेशन के लिए यूज की है। अच्छा क्वेश्चन है कि वैक की कैलकुलेशंस के लिए जो हमने वैल्यू यूज की हुई है वो कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनी है। अब इसमें ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेट है वैक, बेसिकली वैक, अगर वैक कंसेप्ट को समझे कि वैक है क्या चीज। वैक एक इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न है कि मिनिमम क्या उसे रिटर्न वो होगा तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसमें वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस गिवन डेट पे हमारे इन्वेस्टर का हमसे ये एक्सपेक्टेशन है इतना रिटर्न होगा तब इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये नॉर्मली हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस वक्त जो भी कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट आ रहा होता है उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप कोई फोरकास्टेड डेट कोई ले लें या कोई और पास्ट की कोई हिस्टोरिकल ले लें, जो एट गिवन डेट एट किसी भी डेट पे जो वैल्यू आ रही होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। जी, वैग के लिए देख रहे थे कि वैग की हम सेंसिटिविटी चेक कर रहे थे कि अगर 1% यही वैग रहे तो क्या वैल्यू बनेगी,
अगर वैक 1% डिक्रीज हो जाए तो क्या वैल्यू बनेगी, और अगर वैक 2% 1% इंक्रीज हो जाए तो क्या वैल्यू होगी, और अगर 2% डिक्रीज हो जाए तो क्या वैल्यू बनेगी। अब अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में हम ये बेसिकली एनपीवी नहीं, वैल्यू ऑफ कंपनी भी कह सकते हैं एनपीवी आपके। तो हमारे पास अगर वन ऑप्शन वन पे देखें तो हमारे पास 1.7 बिलियन की बन रही है, या 1 इन थाउजेंड है तो 1.7 बिलियन की हमारे पास वैल्यू बन रही है। इस तरह ऑप्शन टू में 1.6 एंड देन ऑप्शन थ्री में हमारे पास 1.7। अगर इसकी एवरेज हम लें तो हमारे पास 1.8 बिलियन की एक 1.7 बिलियन का एक एवरेज बन रहा है। इट मीन्स के अगर तीनों का हम एवरेज लें तो हमारी जो वैल्यू ऑफ कंपनी एंटरप्राइज वैल्यू वो 1.7 बिलियन बन रही है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते जी अली भैया, इसमें आप ये बताते हैं कि ये जो एंटरप्राइज वैल्यू आई है ये पूरी कंपनी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ओनर्स की वैल्यू कितनी है, और जो ओनर्स से हमारा इक्विटी शेयर होल्डर की और जो डेट शेयर होल्डर है वो कैसे अपना शेयर डिटरमिन करेंगे? हैं। जी बिल्कुल, ये अगला हमारा जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो बिल्कुल यही है कि किस तरह हम डिटरमाइन करें कि इक्विटी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरप्राइज वैल्यू, एक क्वेश्चन है, व्हाई विद द इंक्रीज इन वैग एनपीवी इज इंक्रीजिंग। एनपी वैग के इंक्रीज होने से एनपीवी क्यों इंक्रीज कर रही है, सॉरी वैग के डिक्रीज होने से एनपीवी क्यों इंक्रीज कर रही है। जी, अब अगर ये देखें कि ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि क्यों वैग के इंक्रीज होने से एनपीवी डिक्रीज क्यों हो रही है, इनमें इट मीन्स के इनडायरेक्ट क्यों है, कोरिलेशन क्यों है। तो उसकी रीजन ये देखें ना कि अगर वैग इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर का जो रिटर्न होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा, इन्वेस्टर की जो डिमांड होगी, इट मीन्स कि अगर पहले इन्वेस्टर हमसे हर 100 रुपीज पे 22% डिमांड कर रहा था तो हमारी एनपीवी कितनी बन रही थी, 80 बन रही थी। लेकिन अगर इन्वेस्टर मेरे पास हर 100 रुपीज पे 30 डिमांड करेगा तो मेरी एनपीवी 80 से कम होकर 70 पे आ जाएगी। इट मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी, जो कंपनी के पास वैल्यू इन हैंड होगी वो कम हो जाएगी वैक के इंक्रीज से। कस्टमर इट मीन्स कि ऐसे ही है जैसे आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक मुझे कोई 15% के मार्जिन पे देता है। तो ये भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पास जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे मेरे पास कितना रिटर्न आ रहा होगा। अगर रिटर्न बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, एनपीवी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है अली भाई, इसीलिए ना जो बैंक्स वगैरह ऑफर करते हैं हमें वो रेट कम करते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जो है ना, क्योंकि वो रिस्क भी ज्यादा लेते हैं तो उनको रिटर्न भी रिक्वायर्ड ज्यादा होता है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, इक्विटी इन्वेस्टर होता है, क्योंकि उसका रिटर्न वॉलेटाइल होता है, डिपेंडेंट होता है डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स पे, जो कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उसका रिटर्न एज कम्पेयर टू बैंक ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक एक फिक्स डिपॉजिट दे रहा होता है जिसने इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है उसे रिटर्न चाहिए। जी, अगर हम अपनी इंटरप्राइज वैल्यू में से डेट वैल्यू को लेस कर दें तो हमारे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगेन अगर इसको हम कंपेयर करें मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, अब ये नंबर में थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट है, मे भी कोई ये जस्ट समझाने के लिए है कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू आप देखें तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी से कम है, तो ये क्या इंटरप्रेट कर रही है। जब हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू से, इट मीन्स के कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में वो ओवर वैल्यूड है। इट मीन्स कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप इस कंपनी के स्टॉक्स इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन फ्यूचर मार्केट अपनी करेक्शंस करेगी और हमारे पास जैसे ही कंपनी अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इस इसमें गैप है कि आपकी वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। और इस तरह अगर हमारी डीसीएफ, हमारी इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, तो इट मीन्स के जो मार्केट है वो ओवरस्टेट हो रही है। जैसी मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी तो हमारी जो वैल्यू होगी कंपनी की वो हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के करीब आ जाएगी।
तो ये हमारे पास फिर इस कंपनी के स्टॉक को हमें सेल कर देना चाहिए। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप किसी का सीए बैकग्राउंड है या ईसीसी बैकग्राउंड है, तो एक कंसेप्ट होता है अल्फा वैल्यू का, ये बिल्कुल उसी से ही रिलेट कर रहा है। अल्फा वैल्यू कह लें या इंट्रिंसिक वैल्यू कह लें। अली भाई नेक्स्ट जो है ना लिंक काइंडली हम ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लिंक भी शेयर कर दिया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स। जी, मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट क्लास में ना हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अब तक हमने अपने इस कोर्स में क्या डिस्कस किया, और क्या चीजें, जो आपकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं पूरे ओवरऑल कोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अली भाई जो अब अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया ना कि एक एंटरप्राइज वैल्यू निकल आती है, जैसे कि अभी हमने डीसीएफ वैल्यूएशन से निकाली है, ठीक है। और एक वैल्यू है जो कंपनी की इस टाइम मार्केट में चल रही है, ठीक है, वो मार्केट रूमर्स की बेस पे है, ठीक है, ये हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क होता है, और ये आपने एक बड़ी अच्छी बात इसमें लिंक की है कि अगर हमारी डीसीएफ वैल्यू, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, जिसे हम अल्फा वैल्यू भी कहते हैं, वो अगर हमारी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी टू बाय है, इन शेयर्स को आप बाय कर लें। क्यों? क्योंकि अभी ये अंडर वैल्यूड है, इस कंपनी ने ग्रो करना ही करना है, ठीक है। तो मार्केट में किसी वजह से उसकी वैल्यू कम है, तो वो अपॉर्चुनिटी टू बाय है। और दूसरा है कि अगर डीसीएफ वैल्यू ज्यादा आ जाए, मतलब आपने वर्किंग की है वो ज्यादा, सॉरी कम वैल्यू आ गई है, मार्केट में ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ओवरस्टेट किया हुआ है, और मार्केट में वो कभी भी जो एक बबल बना हुआ है वो फट जाए या खत्म हो जाए, तो मार्केट ने यकदम नीचे आना है, ठीक है, तो लॉस होना है। तो बेहतर है कि वो शेयर्स अगर आपके पास अभी हैं तो उनको या तो सेल कर दें, प्रॉफिट कमा लें, और अगर नहीं है तो कम से कम उनको बाय ना करें, क्योंकि उनमें जिसे कहते हैं कि एक रिस्क फैक्टर है, एक्चुअल में वैल्यू इतनी नहीं है। जी बिल्कुल माजिद, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि ऐसे ही है कि आप इसके थ्रू मतलब अपनी मार्केट वैल्यू और डीसीएफ वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू को कंपेयर करके आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी कंपनी का ये डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ऑल्दो डिसीजन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, लेकिन ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है इस कंपनी।